गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बूस्टिंग एथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी और एनवायरनमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंसीडर कर रहा है कि एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है एथेनॉल प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाएँ। तो ये सब आ रहा है क्योंकि हमने बायो-ई3 बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो है वो इनिशिएट की है। ये पॉलिसी है क्या? ये पॉलिसी में हम प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं जो कि मेडिसिन से लेके मटेरियल तक हों, जो कि हमारी फार्मिंग से लेके फूड चैलेंजेस को एड्रेस करें। बेसिकली बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हैं। उसके लिए 6 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें बायो बेस्ड केमिकल्स, बायोपॉलीमर्स, एंजाइम्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, फंक्शनल फूड्स, बायोथेरेपेटिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, ये सब आता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के अंदर हम इनोवेशन ड्रिवन आर&डी और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, कमर्शलाइज करना चाहते हैं उस टेक्नोलॉजी को, जिससे कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो एआई हब्स और बायो फाउंड्री को हेल्प हो सके। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो हैं, जो कि नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उनको भी जो है वो एक बल मिल सके। फिर ग्रीन ग्रोथ हो सके कंट्री की, सर्कुलर बायो इकोनॉमी बन सके कंट्री में, और बायो विजन जो है वो हम विकसित भारत को देना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कुछ क्रिटिकल सोसाइटल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ, इन सबको भी एड्रेस करेगा ये मिशन या ये पॉलिसी। एक रेजिलिएंट बायो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कंट्री में क्रिएट करने का प्लान है। अब इंडिया में अगर हम इथेनॉल देखें तो इंडिया को लगभग 13.5 बिलियन लीटर्स ऑफ इथेनॉल हर साल चाहिए होगा बाय 2025-26 पीरियड, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% फ्यूल में। ठीक है, तो 2025 से ये शुरू हो जाएगा 20% तक जो है वो एथेनॉल को जो है ब्लेंडिंग करना पेट्रोल में। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने 2G एथेनॉल प्लांट, सेकंड जनरेशन एथेनॉल जो है वो प्लांट लगाया है पानीपत में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, और ये 1 लाख लीटर जो है एथेनॉल पर डे दे सकता है उसको। उसमें जो है प्रॉब्लम क्या है कि राइस स्टबल जो है उसकी बर्निंग में जो पॉल्यूशन होता है, वो प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम जो है एंजाइम्स बनाना चाहते हैं, जो कि ट्वीक करेंगे एक फंगस को। ठीक है, और ये एंजाइम्स हाइड्रोलाइज़र की तरह एक्ट करेंगे, ऑर्गेनिक जो है रिफ्यूज़ बनेंगे राइस टबल का। तो पहला ऐसा प्लांट जो है वो मानेसर हरियाणा में लगाया जाएगा, और कहा जा रहा है कि ये रिक्वायर्ड एंजाइम जो है ये एग्जिस्टिंग प्लांट जो पानीपत में है, या फिर जो आगे मथुरा या भटिंडा में प्लांट्स आ रहे हैं, वहाँ पर ये दिया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। पीएम मोदी ने भी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में जो है एड्रेस किया था। तो फिनटेक है क्या? फिनटेक बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवर करने के लिए एफिशिएंट, एक्सेसिबल और यूज़र फ्रेंडली वे में। तो हमारी कंट्री में तो सबसे फेमस क्या है? डिजिटल पेमेंट्स, जो यूपीआई है। ठीक है, लैंडिंग और बोरोइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर वेल्थ टेक मतलब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लॉकचेन हो, क्रिप्टो करेंसी हो, रेगटेक में क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे जो है वो रेगुलेशंस से कंप्लाई कर सकते हैं, उसके सोल्यूशन दिया जाता है। फिर नियो बैंकिंग, जो आजकल बैंकिंग चल रही है, डिजिटल ओनली बैंक्स हैं, वो एक्चुअल में उनकी ब्रांच नहीं होती कोई, सिर्फ ऑनलाइन वो बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो फिनटेक है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में उसने हमें बहुत हेल्प किया है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशंस तक लेकर गई है। मोबाइल बैंकिंग हो, डिजिटल वॉलेट्स हो, माइक्रो लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हो, उससे कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को जो है एम्पावर किया गया है। जॉब क्रिएशन भी हुई है कंट्री में, और ये फाइनेंशियल प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन हुए हैं, और उसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। इंडिया का जो फिनटेक रेवोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा हम डिजिटल पेमेंट से देख सकते हैं। उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हुई है, करप्शन कम हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा सिक्योर और एफिशिएंट हुई हैं। ठीक है, फिनटेक ने अर्बन रूरल डिवाइड को जो है वो ब्रिज किया है, इक्वल एक्सेस दिया है फाइनेंशियल सर्विसेज का रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने लेकिन बोला है कि फिनटेक कंपनीज जो है उनका एक्सप्लॉइटिंग जो फिनटेक कंपनीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ताकि स्कैमस्टर्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग पर्पसेस जो है वो कर सकें। ठीक है, और लेकिन जो आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस है उसमें भी कुछ फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं, बट वो इतने ज़्यादा नहीं हैं एज़ कम्पेयर टू। अगर हम देखें तो सिर्फ 0.0189% ही यूज़र्स जो हैं, यूपीआई के यूज़र्स, उन्होंने फ्रॉड जो है वो रिपोर्ट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आरबीआई रिपोर्ट ऑन इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली रिपोर्ट
2024-25 के इकोनॉमी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आरबीआई ने रिलीज़ की है। इसमें आरबीआई ने जो अपना Q1 का जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 7.2 से कम करके 7.1% कर दिया है। तो अगर हम जीवीए देखें तो उसमें हमें ग्रॉस वैल्यू एडेड में ग्रोथ देखने को मिली है, खासकर क्यों खासकर जो हुई है सेकेंडरी सेक्टर जिसमें कि कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी अच्छी हुई है इस बार। 46.7 मिलियन जॉब जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में हमें देखने को मिला है, और 6% ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू 3.2% पिछले साल के मुकाबले। और बैंक क्रेडिट भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 18.1% ग्रोथ देखने को मिली है उसमें। इंडस्ट्री में जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है ग्रोथ का, और सर्विसेज सेक्टर में जो है वो थोड़ा कम हुआ है इस बार ग्रोथ क्रेडिट का। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गुरु पद्म संभव। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने 2 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है, गुरु पद्म संभव कॉन्फ्रेंस, नालंदा बिहार में। तो गुरु पद्म संभव जी कौन थे, जिनको गुरु रिम्पोंचे भी कहते हैं। ये 8th सेंचुरी एंशंट इंडिया के में रहते थे और वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर्स हैं बुद्ध के धामा में। तो ये तिब्बत में एज फाउंडिंग फादर्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज़्म भी जाने जाते हैं, और इनको क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने जो लॉर्ड बुद्धा का मैसेज था वो जो हिमालयन बेल्ट में कंट्रीज़ और रीजन्स लोकेटेड है वहाँ पर फैलाया। योगिक और तांत्रिक प्रैक्टिसेस जो है इन्होंने उसमें बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एक बुद्धिस्ट अम्ब्रेला बॉडी है जिसका बेस न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और जो इसमें लगभग 320 ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर हैं, और इसमें लगभग 39 कंट्रीज़ की जो है रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो रिप्रेजेंटेड हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। टॉपिक इकोनॉमी इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो है केमिकल्स जो हैं जो कि फर्टिलाइजर्स में होते हैं वो कई हेल्थ एलिमेंट्स देते हैं, इसीलिए जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो आपके नेचुरल प्रोसेसेस पर रिलाई करती हैं, जिससे कि क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा सकता है और लाइफ स्टॉक को रियर किया जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल हेल्थ और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर फोकस रहता है इसमें। तो बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? कंपोस्ट का यूज़ करना, ग्रीन मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, उसकी वजह से जो है सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। नेचुरल पेस्ट प्रेडेटर्स और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो है वो मैनेज करने में हेल्प करते हैं पेस्ट्स को। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है उससे बेटर वाटर रिटेंशन भी रहती है सॉइल में। फिर लो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की वजह से कार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस भी कम हो जाते हैं। फिर प्रीमियम मार्केट्स का और जो है रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट का हेल्प मिलता है फार्मर्स को, तो उसकी वजह से उनकी इनकम भी इंक्रीज़ हो जाती है, और कंज्यूमर्स को सेफ़ और हेल्दियर कंजम्पशन या हेल्दियर ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो परंपरागत कृषि विकास योजना के थ्रू मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट और फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैविक खेती पोर्टल चलाई है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस और मार्केटिंग की। ये सारी स्कीम्स चला रही है ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं HRIM-2। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन ने कहा है कि यूक्रेन ने अपना फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल HRIM-2 जो कंट्री की खुद की डिफेंस इंडस्ट्री ने बनाया है वो टेस्ट कर लिया है। तो HRIM-2 ये ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है, यूक्रेन का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो ये इसकी रेंज जो HRIM-2 है वो एक्चुअली HRIM का जो 280 किलोमीटर का रेंज का वर्जन था उसका ये एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कि इसकी रेंज को 700 किलोमीटर एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। और ये इवेजन ऑफ मॉडर्न एयर डिफेंसेस में हेल्प करता है, चाहे वो S-300 हो चाहे S-400 हो, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट प्रोपेल्ड सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटजिक वेपन सिस्टम होता है जो कि एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और ये पावर किया जाता है इनिशियली बाय रॉकेट, और बाद में ये फॉलो करता है एक अनपावर्ड ट्रेजेक्ट्री को। इसमें कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव्स कैरी करने की पावर होती है, और शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और लॉन्ग रेंज जो है ICBMs जो है वो जो है कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। लॉन्ग रेंज में 5500 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जो रेंज के इंटरकॉन्टिनेंटल या स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो कंट्रीज़ के पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट नमन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी के लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए भी। तो इंडियन आर्मी ने अपना पहला फेज़ शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट नमन का। तो ये डेडिकेटेड सपोर्ट और सर्विसेज दे रहा है डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स और उनकी फैमिलीज़ को। तो ये स्पर्श सिस्टम जो पेंशन का है उसके अंदर अराउंड सेंटर्ड है। और इसमें जो है एक ट्राईपार्टेट एमओयू साइन किया गया है इंडियन आर्मी के डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स कॉमन सर्विस सेंटर्स, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच में। तो ये कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं आर्मी वेटरन्स, पेंशनर्स, वॉर विडोज़ और नेक्स्ट ऑफ किन के जो है वो डेडिकेटेड होंगे, एसेंशियल सर्विसेज और सपोर्ट देंगे स्टीम्ड वेटरन्स को, ठीक है। और बाकी की भी सर्विसेज जो है वो रेजिडेंट पॉपुलेशन जो मिलिट्री स्टेशन की है और सराउंडिंग लोकेलिटीज़ है उनको भी दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नाज़का रिज। टॉपिक है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम ऑफ ओशनोग्राफर्स जो है उन्होंने डिस्कवर किया है, मैप किया है एक न्यू सी माउंट नाज़का रिज के पास। और ये 900 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली है। तो नाज़का रिज क्या है? एक सबमरीन रिज जो कि साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। अप्रॉक्सीमेटली 1100 किलोमीटर लॉन्ग और जो है ये सी माउंट है। ये रिज जो है ये नाज़का प्लेट से एक्सटेंड होता है ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। और ये रन करता है साउथ वेस्ट वेस्ट टुवर्ड्स ईस्टर्न आइलैंड ऑफ चिली। तो ये एक वॉल्केनिक एक्टिविटी द्वारा फॉर्म किया गया था, हुआ था। और ये एसोसिएटेड है एक हॉटस्पॉट के साथ अर्थ के मैंटल में। और ये रिज जो है कंपोज्ड है अब नॉर्मली थिक बेसाल्टिक ओशन क्रस्ट से। ये रिज टेक्टोनिकली एक्टिव भी है और ये सबडक्ट हो रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे, ठीक है। तो सी माउंट क्या होते हैं? सी माउंट बेसिकली अंडर वाटर माउंटेन्स होते हैं, स्टीप साइड्स होते हैं इनके, कोन शेप्ड होते हैं। ये बेसिकली जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं उनके रेमनेंट्स हैं। हर वर्ल्ड ओशन बेसिन में ये पाए जाते हैं। और ये नियर इंट्रा प्लेट हॉटस्पॉट जो हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फुट एंड माउथ डिसीज़। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने फुट एंड माउथ डिसीज़ फ्री जोन्स 8 स्टेट्स में अनाउंस किए हैं, ठीक है। तो ये फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है सिवियर हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज़ है लाइफ स्टॉक की। तो ये कैटल, स्वाइन, शीप, गोट को अफेक्ट करती है, लेकिन ये हॉर्स, डॉग और कैट जैसे एनिमल्स को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिसीज़ है, प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक को भी ये अफेक्ट करती है। ह्यूमन हेल्थ और फूड सेफ्टी थ्रेट तो नहीं है ये ऑफ कोर्स, लेकिन ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ जो है जो आपके कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती है वो डिफरेंट वायरस से होती है, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो एफएमडी जो है वो जो बॉडीली सिक्रीशंस होती हैं इन्फेक्टेड एनिमल्स के, उससे ये फैलती है। और ये लगभग फेटल होती है यंग एनिमल्स में, लेकिन ये रेयरली फेटल होती है एडल्ट एनिमल्स में। तो इसमें फीवर होता है, ब्लिस्टर लाइक सोर्स हो जाते हैं टंग और लिप्स के ऊपर, ठीक है। वैक्सीन भी जो है इसकी अवेलेबल है, लेकिन चेक करना पड़ता है कि कौन सा टाइप ऑफ जो है ये डिसीज़ हुई है, उसके ही सब टाइप ऑफ वायरस जो है उसके हिसाब से वैक्सीन देनी पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जो है उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर जो कि चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन इम्पोर्ट्स पर जो है वो टैरिफ लगाती है, क्योंकि वो जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो इतने कम प्राइस पर होते हैं जो नॉर्मली वो जो इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो होती है वो अपनी कंट्री में भी उससे उससे ज़्यादा ही चार्ज कर रही होती है। तो बेसिकली वो डंप कर रही होती है अपने प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में। तो इसलिए इसको इम्पोज किया जाता था कि लोकल बिजनेसेस को प्रोडक्ट किया जा सके। तो ट्रेड डिस्टॉर्टिव इफेक्ट को ये डंपिंग जो ड्यूटीज़ होती हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ये रेक्टिफाई करती हैं। इसलिए इसको डब्ल्यूटीओ भी अलाउ करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फाइनल डिसीजन लेती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पर कि क्या वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जानी चाहिए या नहीं, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्यूटी होती है जब क्या होता है कि समझ लो चाइना की गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा हैविली सब्सिडाइज करे किसी भी प्रोडक्ट को उनके, ताकि वो आसानी से कम रेट पर एक्सपोर्ट कर सकें इंडिया में प्रोडक्ट्स। या तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाता है, ठीक है। तो ये ड्यूटी जो है वो नलीफाई कर देती है, एलिमिनेट कर देती है प्राइस एडवांटेज जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट इंजॉय कर रहा है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी बेसिकली क्या है कि लो प्राइस फॉरेन गुड्स को जो है वो से डील करना, अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना। सीवीडी जो है वो बेसिकली फॉरेन
प्रोडक्ट्स जिनको कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही हैं उनकी, उसको जो है वो लो प्राइसेस पे इंडिया में इंपोर्ट होने से रोकने के लिए, या उसको जो है डोमेस्टिक मार्केट को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सीवीडी लगाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोक्सिटीन। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट स्टडी ने रिवील किया है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो अगर फ्लोक्सिटीन का, तो उससे जो है बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव ट्रेट जो है मेल गप्पी फिश के वो चेंज हो जाते हैं। फ्लोक्सिटीन एक कॉमन एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन है और इसकी ये इनहिबिट करती है अपटेक ऑफ सेरोटोनिन बाय नर्व सेल्स, और ये लोगों को डिप्रेशन, पैनिक, एंग्जाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स से जो है ये डील करने में हेल्प करता है। लेकिन इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? लो कंसनट्रेशन में फ्लॉक्सिटीन जो है वो एक्टिविटी लेवल्स को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। रिफ्यूज सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करता है मेल गपी फिश में, और उनकी बॉडी कंडीशंस को भी, खासकर उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, साइज़ को बढ़ा दिया इसने। फ्लॉक्सिटीन जो है वो एक्सपोजर बिहेवियरल प्लास्टिसिटी जो है फिश में रिड्यूस कर रहा है। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फ्लेक्सिबली इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो गपी फ़िश क्या है, एक्सट्रीमली पॉपुलर है, आपके होम एक्वेरियम्स में भी देखने को मिलती है आपको, और ये स्पीशीज़ है स्मॉल ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिश की। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेमेंट पास की सर्विस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर कार्ड जो है उन्होंने अपनी पेमेंट का पास की सर्विस जो है वो लॉन्च की है। ये बेसिकली डिवाइस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड्स का यूज़ करता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स या फेशियल स्कैन्स, ताकि कस्टमर्स को नॉन ओटीपी बेस्ड सॉल्यूशन मिल सके ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। पास कीज़ जो है वो एल्गोरिदम्स का यूज़ करके डेटा को इनक्रिप्ट करती हैं। जब यूज़र अपने अकाउंट में साइन इन करता है तो ये डिवाइस क्रिएट कर देता है उनके लिए पास कीज़। ठीक है। एक वो पास की जो कि पब्लिकली शेयर की जा सकती है, और एक जो प्राइवेटली आपके डिवाइस पर अवेलेबल है। तो ये जो है अक्रॉस ऑल डिवाइसेस वर्क कर सकता है सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। और ये ज़्यादा सिक्योर और है आपके फ्रॉड और स्कैम्स को रोकने के लिए। ठीक है। और फास्ट भी है, ऑफ कोर्स आपको ओटीपी की वेट नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉन्डा ट्राइब। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट ने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया है, और वो पहला मेंबर बना है बॉन्डा ट्राइबल कम्युनिटी का इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो बॉन्डा ट्राइब एक्सक्लूसिवली जो है वो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में जो है वो मिलती है। एक पीवीटीजी है ये, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया है, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक रेशियल स्टॉक को बिलोंग करती है। और ये इनका जो इनमें ड्रेसिंग स्टाइल बहुत इंटरेस्टिंग है इनका। प्राइमरीली ये लोग फार्मर्स थे, बट धीरे धीरे हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को गैदर करना, लेबर परफॉर्म करना, ये सब भी करने लगे हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is boosting ethanol production in India. This topic is important for your environment and your economy section both. So Department of Biotechnology is considering establishing enzyme manufacturing facilities to support ethanol production in India. So this is coming after the government of India's recent announcement of Bio E3 policy. So what is Bio E3 policy? So it aims to promote production of products which range from medicines to materials, tackling farming and food challenges, and promote the manufacturing of bio-based products. So the initial focus is on 6 strategic sectors, that is high value bio-based chemicals, biopolymers, enzymes, smart proteins, functional foods, biotherapeutics, climate resilient agriculture, carbon capture, marine and space research. Okay, so this policy will support innovation driven R&D and entrepreneurship across various thematic sectors, and it will expedite the development and commercialization of technology through establishment of biomanufacturing and bio AI hubs and biofoundry. So it will also help government's initiatives like net zero and lifestyle for environment. It will also guide India towards accelerated green growth by encouraging circular bioeconomy. It will nurture and set out the bio vision for Viksit Bharat, and it will address some of the critical societal issues like climate change mitigation, food security, human health, and it will be important to build a resilient biomanufacturing ecosystem in India. So, if we look at ethanol requirements by India, then India requires about 13.5 billion liters of ethanol annually by 2025-2026 period. Of this, about 10.16 billion liters will go towards meeting the fuel blending mandate of E20. That is, we want to blend 20% of ethanol
with petrol, or 80% petrol or 20% ethanol. Okay, so oil marketing companies are gearing up for this by 2025. So to boost that ethanol production in India, government or the government sector, government owned enterprises like Indian Oil Corporation, they have set up the first of its kind 2G ethanol plant in Panipat, and this facility has the potential to produce 1 lakh liters of ethanol per day. But the burning of rice stubble spikes pollution in North India. So for that, enzymes in question are that will be enzymes that will be made through this policy will be derived from tweaking of fungus, and these enzymes will act as an efficient hydrolyzer of organic refuse like that of rice stubble. And the first such plant to produce these necessary enzymes will come up in Manesar, Haryana, and this will provide the required enzymes to the existing plant of Panipat and the upcoming ones in Mathura and Batinda. Okay. So the next topic is Global FinTech Fest 2024. This topic is important for your economy section. So PM Modi recently addressed the Global FinTech Fest at the Geo World Convention Center in Mumbai. So FinTech stands for financial technology, and it refers to the use of technology to deliver financial services in a more efficient, accessible, and user-friendly way. So FinTech consists of digital payments, lending and borrowing, wealth tech, blockchain and cryptocurrency. RegTech. RegTech means helping the financial institutions to comply with regulations. Neo banking, in which digital only banks have come up recently, which do not have any physical branches. So fintech has helped in financial inclusion because it has brought banking and financial services to the underserved and unbanked populations through mobile banking, digital wallets, micro lending platforms. It has also created jobs and economic growth, and it has contributed to the economy, and it has streamlined financial processes and reduced transaction costs. India's fintech revolution can be most uh, uh, happily exemplified by the widespread adoption of digital payments. So it has increased financial transparency, reduced corruption, and made financial transactions more secure and efficient. So fintech has helped bridge the urban-rural divide as well by providing equal access to financial services regardless of geographic locations. So fintech companies are also being used for money laundering scams. This has been found by parliamentary committee, which highlighted these companies being exploited for these for such purposes. There are also certain cases of fraudulent transactions, but they have remained relatively low, less than even 0.1%. Okay. So the next topic is RBI's report on the economy's performance. So this topic is important for your economy section. So the first official measure of the economy's performance so far in 2024-2025 period has been officially released by RBI in India. So earlier this month, RBI has reduced its quarter one GDP forecast from 7.2% to 7.1%. So RBI has also anticipated 7.2 RBI had earlier anticipated 7.2% GDP growth through 2024-2025 period. Uh, but we have seen an uptick in the growth of gross value added, especially in the secondary sector, which comprises of construction, utility services, and other manufacturing sectors. So India has provisionally created 46.7 million jobs in the financial year ending 2024, and the country's employment growth rate stood at 6% in that fiscal year versus 3.2% in the previous fiscal year. The credit to agriculture and allied activities remained robust, and it has witnessed a growth of 18.1%. The credit growth to industry also significantly strengthened, but the growth to services sector moderated as compared to past year. So the next topic is Guru Padma Sambhav. This topic is important for your art and culture section. So International Buddhist Confederation has organized a 2-day international conference on the life and living legacy of Guru Padma Sambhav uh, at Nalanda, Bihar.
So Guru Padmasambhav is also known as Rinpoche. He lived in the 8th century in ancient India, and he is one of the most revered figures in Buddha Dhamma. He was known in Tibet as one of the founding fathers of Tibetan Buddhism, and he spread the message of Lord Buddha in the countries and regions located in the Himalayan belt. He was a tantrist, and he promoted yogic and tantric practices to Buddhism. Okay, so what is International Buddhist Confederation? It is a Buddhist umbrella body with its base in New Delhi. Okay, so it has a membership of more than 320 organizations, both monastic and lay, and in 39 countries. So the next topic is organic farming in India. This topic is important for your economy and your environment section. So Union Home Minister has said that it is now proven that chemicals present in fertilizers are the source of real several health ailments. So organic farming is the solution to it. So it is an agricultural practice which relies on natural processes and inputs to cultivate crops and rear livestock. So it emphasizes on sustainability, environmental health, and conservation of biodiversity. So, what are the benefits of organic farming? It uses compost, green manure, crop rotation techniques to improve soil structure and fertility. It also uses natural pest predators and organic pesticides to help manage pests. Organic farming practices also promote better water retention in soil. Lower use of chemical fertilizers and pesticides result in reduced carbon and nitrous oxide emissions. It also allows farmers to have access to premium markets and reduce their input costs, thereby increasing farmers' income. And as for the consumers, it ensures safer and healthier consumption. So government has initiated several of the measures like Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Javik Kheti Portal, National Program for Organic Production, Organic Certification, so as to help organic farming in India. Okay. So the next topic is HRIM 2. This topic is important for your security section. So President of Ukraine has recently announced that Ukraine has successfully tested its first ballistic missile HRIM 2, which has been manufactured by the country's defense industry. So HRIM 2 is also known as Operational Tactical Missile System, and it is a Ukrainian short-range ballistic missile system. It has a range limited to 280 kilometers, but for the use of Ukrainian military needs, the range has been extended to 700 kilometers. Okay, so this is and this has aeroballistic capabilities as well, which allow evasion of modern air defenses. Okay, so what is ballistic missile? It is a rocket-propelled, self-guided strategic weapon system which follows a ballistic trajectory to deliver a payload from its launch site to a predetermined target. Initially, they are powered by a rocket or a series of rocket in stages, but after that they follow an unpowered trajectory, okay, before reaching their target. They can carry conventional high explosives as well. There are short range, medium range, intermediate range, and long range ballistic missiles. Okay, it can be both intercontinental or strategic ballistic missiles. So the next topic is Project Naman. This topic is again important for your security section. Recently, Indian Army has launched the first phase of Project Naman, and this is basically a dedicated. It is designed to provide dedicated support and services to defense pensioners, veterans, and their families. It is centered around the implementation of Sparsh pension system. It involves the establishment of reception and facilitation centers around the country by a tripartite MOU between Indian Army's Directorate of Indian Army Veterans Common Services Center, e-governance India Limited, and the HDFC Bank. Okay, so these common service centers will be dedicated to army veterans, pensioners, war widows, and the next of kin. And it will these CSCs will not just deliver essential care and support to the veterans, but also extend their services to the entire resident population of military stations and surrounding localities. So the next topic is Nazca Ridge. This topic is important for your environment section. So a team of oceanographers have recently discovered and mapped a new seamount on the Nazca Ridge in international waters, 900 miles off the coast of Chile.
So Nazca Ridge is a submarine ridge located in the southeastern Pacific Ocean off the coast of South America, and it is approximately 1100 kilometers long and varies in width. So this ridge extends from the Nazca Plate off the coast of Peru, and it runs southwest towards the eastern island of Chile. So it was formed by volcanic activity associated with the hotspot in the Earth's mantle, and this ridge is composed of abnormally thick basaltic ocean crust, and this ridge is tectonically active as well, and it is being subducted beneath the South American plate at Peru-Chile Trench. So what is a seamount? Seamount is an underwater mountain with steep sides rising from the seafloor. So most seamounts are remnants of extinct volcanoes. Typically they are cone shaped, and they are found in every world ocean basin. Some seamounts have also been found near intraplate hotspots, that is the regions of heavy volcanic activity within a plate. Okay. So the next topic is foot and mouth disease. This topic is important for your environment section. Union government has recently decided to establish foot and mouth disease-free zones in 8 states. So foot and mouth disease is basically a severe, highly contagious viral disease of the livestock. It affects the cattle, swine, sheep, goats, and cloven-hoofed ruminants. So it does not affect the horses, dogs, or cats. So it's a transboundary animal disease which affects the production of livestock in the country. It is not a human health or a food safety threat, and it is not related to the hand, foot, and mouth disease, which is generally a childhood illness caused by a different virus. So it gets transmitted through the bodily secretions of infected animals, and this disease is rarely fatal in adult animals, but there is often high mortality in young animals. Okay, so this is characterized by fever and blister-like sores on the tongue and lips. So it was the first disease for which the World Organization for Animal Health established the official status recognition. Vaccines for FMD are available, but they have to be matched with specific type and subtype of virus causing the outbreak. Okay. So the next topic is anti-dumping duty. This topic is important for our economy section. So Union Ministry for Commerce has recently recommended imposing an anti-dumping duty on aluminum foil imported from China. So anti-dumping duty is a protectionist tariff that a domestic government imposes on foreign imports, which it believes are priced below their fair market value. So dumping is a process whereby a company exports a product at a market price or at a price which is significantly lower than the price that it normally charges in its home. Okay, so it is imposed to protect local businesses and market from unfair competition by foreign imports. So the purpose of anti-dumping duty is to rectify the trade distortive activities of the foreign imports. So the use of anti-dumping duty as an instrument of fair competition is also permitted by the WTO for the purpose. Okay, so in India, Ministry of Commerce may recommend this anti-dumping duty, but ultimately it is the Ministry of Finance which makes the final decision whether to impose it or not. Okay, so what is countervailing duty then? So countervailing duty is a specific form of duty which the government imposes to protect domestic producers by countering the negative impact of import subsidies. So basically when a foreign government is extremely or heavily subsidizing their products just so that they can export their products to India or any other country, so then the recipient country would impose this countervailing duty to offset the price advantages which are enjoyed by that imported product. So anti-dumping duty is basically imposed to prevent low-priced foreign goods from entering or damaging the local market. But CVD is applied to those foreign products which are enjoying government subsidies in their home market, and which is leading to very low prices and low prices of imports in India. Okay. So the next topic is fluoxetine. This topic is important for your environment section. So a recent study has revealed that long-term exposure to fluoxetine can significantly disrupt the behavior and reproductive traits of the male guppy fish. So fluoxetine is a common antidepressant medication which inhibits the uptake of serotonin by nerve cells and helps the people with depression, panic, anxiety, or obsessive compulsive symptoms. So at low concentrations, fluoxetine reduces activity levels and increase refuge-seeking behavior in male guppy fish. It has also altered their bodily condition. Fluoxetine exposure reduces behavioral plasticity in the fish. Individual fishes have start behaving more rigidly, limiting their ability to respond flexibly to their environment. So, what is guppy fish?
it is extremely popular for home aquariums, and it is a species of small tropical freshwater fish. Okay. So the next topic is payment passkey service. This topic is important for economy section. So Mastercard, which is a global technology giant in the payments industry, has announced the worldwide launch of its new payment passkey service, which would use device-based biometric authentication methods like fingerprints or facial scans for authenticating transactions. It will provide customers with a non-OTP based solution for transaction management. Passkeys uh, would work using algorithms to encrypt data so that users can verify their identity fast and securely. When the user first signs into an account, their device creates a pair of keys, one that is publicly available and shared, and with the website to validate the passkey, and one that is private on your device. Okay. So it can work across devices from the same operating system, and it offers more secure transaction and against frauds and scams, apart from being very fast. So the next topic is Bonda tribe. This topic is important for your social issues. So recently, a 19-year-old student cracked the NEET exam, who is set to become the first member of the Bonda tribal community. Bonda tribe is exclusively found in Malkangiri district of Odisha, and it is mostly concentrated in Kheratpur block of that district. So it is a particularly vulnerable tribal group, and it is one of the oldest tribes of India. Okay. They're also known as Bondo, Bondas, Bonda, Paraja, and Bonda. They belong to the Austro-Asiatic racial stock, and they speak Remo and Austro-Asiatic dialect. So the lower Bondas live in Malkangiri district of South Odisha, and upper Bondas live in the remote villages of the district's hilly terrain. So they have an interesting dressing style where the ladies are semi-clad and they wear different sort of rings and pieces of jewelry as well around their bodies. Uh, if we want to look at their occupation, then they are primarily farmers, but they also hunt, gather forest products, and perform labor. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.